हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बाबू सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि पता है आप सभी लोगों को बाबू, हमारी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल मद निषेध की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसमें हम लोग डेली जो है 15 क्वेश्चन करवाते हैं बाबू, ठीक है? 15 क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं, और ये 15 क्वेश्चन ही इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि बाबू आपको बोरियत भी ना हो और आपको कंटेंट भी अधिक से अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल जाए। तो इसीलिए सिर्फ 15 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और इसमें जो है ऐसा नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं बाबू, इसमें सारे के सारे टॉपिक से हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, मतलब सब कुछ इसमें ऐड कर दिया गया हुआ है। सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए आज का हम जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बिहार इतिहास में क्या है? प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? तो बाबू धर्मपाल ने की थी। किसने की थी बाबू? धर्मपाल ने की थी। ठीक है। पाल वंश के संस्थापक ने कब की थी? ये जो है धर्मपाल ने की थी। कब की थी बाबू? 8वीं शताब्दी में की थी। कब की थी बाबू? 8वीं शताब्दी में। कब की थी बाबू? 8वीं शताब्दी में जो है बाबू प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हैं कि 8वीं शताब्दी के अंत में की थी। यह बिहार के जो है भागलपुर जिले में स्थित जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, वह कहाँ पर स्थित है? बिहार के जो है भागलपुर जिले में स्थित है, और बौद्ध धर्म की शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र था। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने 2003 ईस्वी में इसे जो है नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने 2003 ईस्वी में, सॉरी 1203 ईस्वी में, 2003 कह रहा हूँ भाई, 1203 ईस्वी में, 2003 तो अभी चल रहा है भाई, अभी कहाँ बख्तियार खिलजी आ गया। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में इसे क्या कर दिया था बाबू? नष्ट कर दिया था। और ये कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है बाबू। ठीक है। ये प्राचीन इतिहास का प्रश्न रहा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो है बाबू मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया बाबू? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वह कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। यह जो है भारत के राज्य चिन्ह पर जो है देवनागरी लिपि पर क्या है? अंकित है। सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है बाबू? सत्य की ही जीत होती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची बाबू किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। 10वीं अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है बाबू। ठीक है। अब इसको जो है 10वीं अनुसूची किस प्रकार से ऐड किया गया था वो चलिए हम लोग देखते हैं व्याख्या में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो थी उसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। यह संसदों और विधायकों द्वारा एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने पर रोक लगाने से संबंधित है। ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है बाबू? पंचायती राज व्यवस्था से। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। और जो है 10वीं जो है वह किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। और यह जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है दल बदल कानून या फिर यानी कि 10वीं अनुसूची जो है वह जोड़ी गई थी। ठीक है। जीव विज्ञान का चलिए हम लोग देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की क्या कहा जाता है बाबू? थैली कहा जाता है। इसकी व्याख्या। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है बाबू? बहुत शक्तिशाली क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जब कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाती है और अपनी ही कोशिका को पच यानी कि खा जाता है। इसलिए इसे आत्महत्या की क्या कहा जाता है बाबू? थैली कहा जाता है। जब कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और अपने ही कोशिका को पचा या फिर खा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है बाबू? आत्महत्या की शैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। शैली में कह रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका शक्ति गृह कहते हैं, यानी कि कोशिका का जो है शक्ति गृह यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। आधुनिक भारत का 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? 1920 में 32 में जो है पूना समझौता जो हुआ था वह महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। किसके बीच हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जो है
महात्मा गांधी के बीच जो है यह हुआ था समझौता। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। यह समझौता पुणे की यरवदा जेल में हुआ था, मतलब उस टाइम जो है महात्मा गांधी जी यरवदा जेल में थे। इसके तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में उनके लिए सुरक्षित सीटें क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी बाबू। ये हुआ क्यों था, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कह रहे थे कि ऐसा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो है घोषणा की जाए। तो इस वजह से जो है क्या हुआ था, उन्होंने जो है यरवदा जेल में जो है गांधी जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो भाई सब पूरा समाज बढ़ जाएगा और इस प्रकार से बढ़ जाएगा, अंग्रेज फिर लाभ उठा ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से जो है क्या कर ली थी, संधि कर ली थी या समझौता कर लिया था। किसका, पुणे में जो समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, उसमें जो है समझौता कर लिया था। लेकिन इन्होंने खुद जो है, गांधी जी तो जेल में थे, इनकी तरफ से कुछ लोग गए थे जो कि इस पर साइन वगैरह किए थे। ठीक है, भूगोल का, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में। कहां पर पाई जाती है, वो समताप मंडल में जो है वायुमंडल की किस परत, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में जो है ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, या सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की ओर आने से रोकती है, जिससे त्वचा कैंसर रोग से बचाव होता है। मतलब पराबैंगनी किरणें किससे, किसके लिए जो है हानिकारक है, तो इससे क्या होता है, त्वचा कैंसर का रोग होता है बाबू। ठीक है, भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 61। महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसमें है, अनुच्छेद 61 में जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है बाबू, क्या चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति पर जो है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, या प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, मतलब राष्ट्रपति जो है क्षमा शक्ति जो है दे दे, उसके पास जो है क्षमा की जो शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति, वह किसके तहत है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास से, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लौह की कठोर नीति अपनाई थी, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लौह की जो है कठोर नीति जो है बाबू अपनाई थी, तो बलबन। कौन था बाबू, बलबन था। बलबन ने जो है रक्त और लौह की जो है कठोर नीति अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लौह की कठोर नीति अपनाई थी, तो बलबन ने जो है बाबू अपनाई थी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन, ये गुलाम वंश का था, ने अपने विरोधियों और विद्रोहियों को कुचलने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। उसने सिजदा यानी कि घुटने टेकना और पैबोस, सुल्तान के पैर चूमना जैसी प्रथा भी शुरू की। ये जो है इसने जो है सिजदा और जो है पैबोस जो शुरू किया था। सिजदा क्या होता है कि घुटने पर टेकना, मतलब ऐसे कोई बैठा है, मान लो ये कोई बैठा है, खड़ा है भाई, ठीक है, ये कोई खड़ा है, अब ये जो है क्या करेगा, घुटने पे बैठ जाएगा। ये क्या करेगा बाबू, घुटने पे जो है बैठ जाएगा। ये होता था क्या भाई, देखो कितना बेहतरीन चित्र मैंने बना दिया। ये घुटने टेकना होता था और सुल्तान के पैर चूमना। ये जो है कोई लेटा हुआ है, ये सुल्तान के जो है पैर चूम रहा है। ठीक है, ये सुल्तान खड़ा है। ठीक है, ये सुल्तान खड़ा है, ये पैर चूम रहा है। ये क्या हो गया बाबू, सुल्तान के पैर चूमना। ठीक है, ये क्या हो गया, सुल्तान के पैर चूमना, और सिजदा मतलब घुटने टेकना। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षर जो है, सबसे कम साक्षर तो पूर्णिया जो है सबसे कम जो है साक्षर जो है जिला है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का 51 दर जो है 51.08% है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास है, 73.37 है बाबू। ठीक है, 73.37% था रोहतास का, सबसे अधिक जो है साक्षरता वाला जिला है। भारत का भूगोल से, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्य हो, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक हो गई, पश्चिम से पूर्व के क्रम में, मतलब इस साइड से इस साइड,
जैसे भारत का मैप आप लोगों ने देखा होगा ना, एक सेकंड दिखाता हूँ आप लोगों को हल्का सा ब्रीफ में मैप। ऐसे है ना भाभी, तो यहाँ से जो रेखा ये ऐसे गुजरती है ना, तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर जो है, सही से मैप बना नहीं है लेकिन समझ जाना कि ऐसा ही है कुछ, ठीक है। ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, पूर्व से पश्चिम के क्रम में, मतलब इस साइड से इस साइड के क्रम में है, ठीक है। इस साइड से इस साइड के क्रम में, मतलब यहाँ से यहाँ की साइड में, ठीक है। तो ये जो है पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर क्या है बाबू, मिजोरम। मिजोरम में सबसे लास्ट में जो है गुजरती है। रसायन विज्ञान, बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे का नाम है, बेकिंग सोडा का नाम। खाने वाले सोडे का नाम जो है खाने वाले सोडे को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कहते हैं। धावन सोडे को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। धावन वाला सोडा, धोने वाला सोडा, यानी कि धावन सोडा जिसको कहते हैं, वॉशिंग सोडा, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे को कहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट जो है धोने वाले जो है सोडा को कहते हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा को कहते हैं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो है किस वर्ष राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1949 में। कब हुआ था बाबू? 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था बाबू। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखो आरबीआई की स्थापना जो है इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, लेकिन जो इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि सरकारीकरण जो है कब हुआ था? 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ये याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है बाबू। भौतिक विज्ञान से है। प्रकाश किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष, सॉरी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है बाबू? ये दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है बाबू, ठीक है। अक्सर छात्र वर्ष देखकर क्या इसको समय समझ लेते हैं, लेकिन जो है प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। जैसे खगोलीय दूरी मतलब बहुत लंबी लंबी दूरी, यहाँ से पृथ्वी की दूरी कितनी है, यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी है, यहाँ से मंगल की दूरी कितनी है, यहाँ से शुक्र, ये जो है मापने के लिए क्या किया जाता है बाबू? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। यह वह दूरी है जो प्रकाश 1 साल में जो है निर्वात में तय करता है। फिर भौतिक विज्ञान से ही, रात में तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? रात में तारों का जो है टिमटिमाना किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है रात में जो क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह होता है कि रात में जो है तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग परतों से गुजरता है तो उसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। हवा की परतें जो है बदलती रहती है, जिससे जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है बाबू। भारत के भूगोल से प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लोकटक झील जो है वह जो है किस राज्य में स्थित है? तो वह जो है बाबू मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है बाबू? यह जो है मणिपुर में स्थित है। इसकी व्याख्या चलिए देखते हैं। लोकटक झील मणिपुर में है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है। यह जो है लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है। यह पूर्वोत्तर भारत की क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसी झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। जो दुनिया में जो है एक ही मात्र जो है तैरता हुआ क्या है, दुनिया पर एकमात्र तैरता हुआ झील है, सॉरी, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वह कौन सा है बाबू? केबुल लामजाओ। ये आप पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। केबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो ये याद रखना बाबू, ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। यह जो है एक तैरता हुआ झील है।
आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है बाबू, क्योंकि आपके 15 क्लास जो है वह हो चुके हैं। ठीक है, आप जो है तैयारी की एकदम बिल्कुल सटीक दिशा में। आज थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन कल आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन दिखे, और ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखी जाए, क्योंकि इस शो का नाम ही मैंने रखा 20 मिनट शो। ठीक है, जब एग्जाम थोड़े से करीब होंगे तो 100 क्वेश्चन की सीरीज ले आऊंगा, 100 150 क्वेश्चन एक साथ लेकर आऊंगा बाबू। ठीक है, 100 150 क्वेश्चन जो है एक साथ लेकर आऊंगा, तब वहां पर करवाऊंगा 100 क्वेश्चन। ठीक है बाबू, और उनके एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगा, और लंबी लंबी क्लासेज होंगी, वो महामैराथन टाइप से एक प्रकार से समझ लो। 100 200 300 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है बाबू, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और आप सभी लोग कम्युनिटी टैब में जाकर, जब चैनल खोलेंगे कम्युनिटी टैब में, आप लोगों को क्विज मिलती है, वहां पर आप लोग क्विज करेंगे तो आपको सही आकलन होगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। क्विज अच्छी अच्छी मिलती है क्वेश्चंस की, वहां से आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।